नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुली सिंह। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। जैसा कि पहली खबर की शुरुआत करते हैं, उत्तराखंड कांग्रेस में दो धड़े इस वक्त काम कर रहे हैं। एक का नेतृत्व प्रीतम सिंह और दूसरे का नेतृत्व हरीश रावत कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस के 2022 में चुनावी हार पार्टी गुटबाजी का नतीजा है। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई गुट बन गए, जिनकी गुटबाजी के चलते कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। प्रीतम सिंह ने इस रिपोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर किसी गुटबाजी से इनकार किया है। उनके अनुसार पार्टी में कोई गुटबाजी ही नहीं थी और ना ही वो किसी गुटबाजी में शामिल रहे हैं। उनके अनुसार कोई इसे साबित कर दे तो वो इस्तीफा दे देंगे अपनी विधायकी से। वहीं प्रीतम सिंह के बयान पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि उनको इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि प्रीतम सिंह ने क्या बयान दिया है। तो इस तरह से खेमे बटे हुए जो नजर आते थे, अंतरकलह की तस्वीरें समय समय पर सामने आती थी, लेकिन यहां पर प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर इस बात को कोई साबित कर दे तो वो इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे, तुरंत इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। तो आखिर इसे क्या समझा जाए, क्योंकि दूसरी तरफ तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुछ और ही कह रहे हैं। करण मेहरा कह रहे हैं कि उनको तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। तो तरह तरह की बयानबाजियां होती है, तरह तरह की अटकलें लगती है। और जब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में ही बैठक हुई थी उत्तराखंड में और इस बात को सामने रखा गया था कि जो हार हुई है वो गुटबाजी का ही नतीजा है, कि कांग्रेस में गुटबाजी होती रही है, अनुशासनहीनता रही है और इस वजह से ही हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है प्रदेश में। लेकिन दूसरी तरफ प्रीतम सिंह इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। अब कांग्रेस में कौन सही है कौन गलत, ये समझना यहां पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के ही कुछ वरिष्ठ नेता इस बात पर बैठक कर रहे हैं, समीक्षा की जा रही है कि आखिर हार की असली वजह क्या रही। हार की असली वजह को माना गया कि अंतरकलह, गुटबाजी, अनुशासनहीनता। तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह जैसे बड़े चेहरे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस बात को साबित करके दिखा दे तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफे तक की उन्होंने बात कह दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, कांग्रेस में अंतरकलह मची हुई है या फिर प्रीतम सिंह की बात को सही माना जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई साबित करके दिखा दे तो वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में पिछले 2-3 दिनों के अंदर बदलाव हुआ है, उसको लेकर अब कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो अंदर खाने अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह ने सीधे सीधे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाया है और वो ये कहा है कि कुछ गुटबाजी जैसी स्थितियां अगर पार्टी में है, जिस तरह की रिपोर्ट उत्तराखंड से केंद्र को भेजी गई है, तो उसमें उनका नाम अगर डाला गया है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सभी लोगों के साथ उन्होंने मेहनत की है और आज यही वजह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस बढ़त की स्थिति में है। हालांकि जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, उस स्थिति में कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। अब क्योंकि जांच पांडे को प्रभारी बनाया गया था और वो उस कमेटी में भी शामिल रहे, जिस कमेटी ने प्रत्याशियों का चयन किया, प्रत्याशियों का टिकट वितरण किया और उसके बाद उसी कमेटी के चेयरमैन के रूप में अविनाश पांडे ने एक अपनी रिपोर्ट जो तैयार की और हाईकमान को भेजी। उसमें कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार का कारण जो रहा है वो गुटबाजी हुई है। पार्टी के कई, लेकिन देखिए अजय, अब ये बातें तो चल रही हैं, लेकिन प्रीतम सिंह ने जो पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, सीएम पुष्कर से, उसके बाद से ज्यादा अटकलें शुरू हो गई।
यह बिल्कुल देखिए, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में जो मुलाकात हुई थी उसके बाद से उत्तराखंड में कई तरह के कयासबाजी शुरू हो गई और ये कहा जाने लगा कि क्योंकि प्रीतम सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या बाकी अपनी जो रणनीति है आगे की उसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। हालांकि दोनों नेताओं ने अपने अपने स्तर से साफ किया कि एक सामान्य मुलाकात रही है और अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की। लोहारी नागपाड़ा जो परियोजना, विद्युत परियोजना चल रही है, उस परियोजना में तमाम लोगों को विस्थापित किया गया। बहुत सारे लोग अपने गांव को छोड़ करके वहां से चले गए। तो इसको लेकर के प्रीतम सिंह का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, लेकिन क्योंकि सियासत में राजनीतिक दलों के नेताओं का एक नेता का दूसरे नेता से, एक पार्टी का दूसरे पार्टी के साथ बातचीत का जो क्रम है वो चलता रहता है और उस बातचीत के क्रम में उनकी क्या आगामी रणनीति है, किस तरह का वो फैसला लेंगे, क्या वो चाहते हैं, इसके बारे में खुल करके वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति इस समय दिख रही है उससे साफ है कि अगर कोई बड़ा नेता किसी अन्य बड़े नेता से मुलाकात करता है तो जाहिर है इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है और यही बात है कि प्रीतम सिंह जी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो मुलाकात हुई है उसको उसी नजरिए से उत्तराखंड में देखा जा रहा है। लेकिन जो उथल पुथल जैसी स्थिति यहाँ पर कांग्रेस में बनी हुई है उसका जो कारण यही रहा है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ है और यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण मारा को बनाया गया है और इस तरह के संकेत पहले ही दिए जा चुके थे और यही वजह है कि जो प्रीतम सिंह गुट के और प्रीतम सिंह के जो समर्थक है वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री बिल्कुल अजय, लेकिन अब उत्तराखंड में चर्चाएं कैसी चल रही हैं? क्या वाकई में जो चर्चाएं हैं कि प्रीतम अपने और अपनों के लिए सियासी विकल्प तलाश रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि राजनीति में जो बड़े नेता होते हैं, बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं, किस तरह से कदम बढ़ाते हैं, उनके उसी कदम का इंतजार उनके सहयोगियों और साथियों को भी रहता है। जिस तरह से प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पिछले दिनों मुलाकात की, उसके बाद से जो कयास लगाए जा रहे हैं उसी कयास के क्रम में अब प्रीतम सिंह के जो तमाम चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीनियर जर्नलिस्ट अजय सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और ऐसे में देखिए प्रीतम सिंह ने इस्तीफा देने की बात कही है। जय सिंह रावत जी से क्या समझा जाए कि कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं है? अंतरकलह नहीं होती तो कांग्रेस की स्थिति नहीं होती उस समय। अंतरकलह साफ है और प्रीतम सिंह पर तो आरोप लगते रहे हैं, पहले भी लगे हुए हैं। जो प्रीतम सिंह जिसके वहाँ हरीश रावत को हराने के लिए ये अपने रणजीत रावत पूरी कोशिश करते रहे, वहाँ पर जो भी किया। उसके बाद रणजीत रावत किस खेमे में थे वो सारी दुनिया जानती है। ये जिस व्यक्ति ने जो इसकी बात की मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वो किसका करीबी थे, वो भी प्रीतम सिंह के करीबी थे। तो अब ये निश्चित रूप से है, लेकिन जो किया है इसमें जो क्षेत्रीय संतुलन इसमें जो बना है उसका अभाव है। और ये है निश्चित रूप से क्या कहते हैं, अब वो तो सीनियर लीडर थे, अपोजिशन के लीडर थे, पहले पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, गुटबाजी भी हुई थी उनकी कार्यकाल में हुई है, उसके बाद भी जिम्मेदार पद पर थे वो, इसमें तो दो राय नहीं है क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह रावत जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये देखा जा रहा है और ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी हरीश रावत गुट, प्रीतम सिंह गुट, इस तरह की चर्चाएं चलती रही हैं और जितने भी 11 विधायक रहे हैं उन पर भी गुटबाजी करने का आरोप लगता रहा है। तो क्या वाकई में कांग्रेस में अंतरकलह मची हुई है या फिर जो प्रीतम सिंह ने बड़ी बात कही है कि कोई इसे साबित करके तो दिखा दे, वो इस्तीफा देने को तैयार है। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब प्रीतम सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के कई तरह के मायने तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट जरूर कर दिया गया था कि विकास के मुद्दों पर दोनों ही बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। और
बीजेपी नेता सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद। सुभाष जी, आपकी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं इस वक्त, और आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा जाता रहा है कि गुटबाजियां हो रही हैं कांग्रेस में, लेकिन इन गुटबाजियों पर सीधा प्रहार करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा है कि अगर कोई इसे साबित करके दिखा दे तो वो इस्तीफा तक दे देंगे विधायकी से। इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, राजनीति में तो बहुत सारी चीजें एक साथ घटती रहती हैं और एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ मेल मुलाकात करते रहते हैं। मुख्यमंत्री हों, नेता प्रतिपक्ष हों, या फिर जो है दूसरे दलों के नेता, बड़े प्रदेश अध्यक्ष हों, विधायक हों। तो मैं समझता हूं कि जब तक कोई ठोस चीज जो है सामने नहीं आती है तब तक कयास चलता है, ये चलता ही रहता है राजनीति में। और प्रीतम सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, हो सकता है विकास के संदर्भ में उन्होंने कहा हो, और वैसे भी कांग्रेस के नेताओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी एक आकर्षण का केंद्र रही है। लगातार कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी राजनीति में संभव है। और यदि उनका मन हो भारतीय जनता पार्टी में आने का तो भारतीय जनता पार्टी पलक पावड़े बिछाकर जो है तैयार है। और अच्छे नेता हैं प्रीतम सिंह जी, और सज्जन व्यक्ति हैं, वेदाग हैं, उनको जो है। लेकिन प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि मेरे पास विकल्प है। उन्होंने इस्तीफे की तो बात कही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास विकल्प है। उन्होंने ये कहा है कि विकल्प है, तो उन्होंने ठीक ही कहा होगा। और मैं समझता हूँ कि विकल्प तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी ही इस समय एकमात्र है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ जो है उनको उचित सम्मान दिया जा सकता है, उनको प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए मैंने पहले कहा कि उन जैसे अच्छे नेताओं की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी में है, उनको आना चाहिए। का स्वागत है। चलिए, आप स्वागत कर रहे हैं फिलहाल, और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जी भी जुड़ चुकी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। सुजाता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। सुजाता जी, क्या कुछ चल रहा है आखिर कांग्रेस में? कभी गुटबाजी हो रही है और इस पर समीक्षा भी हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता के चलते कांग्रेस चुनाव हार गई है, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, क्योंकि कई विधायक ऐसे रहे जिनको जनता चुन नहीं पाई और कांग्रेस को चुनना चाहती थी जनता। लेकिन दूसरी तरफ प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं गुटबाजी के, अगर इसे कोई साबित करके दिखा दे तो इस्तीफा दे देंगे। जी देखो, तो उन्होंने जो बात करी है वो एक सच्चे कांग्रेस के सिपाही होने के नाते करी है। और इसमें मतलब यही समझ में आता है उनकी बात से कि कांग्रेस के प्रति वो कितने निष्ठावान है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। और नहीं, देखिए, तवज्जो कैसे ना दें सुजाता जी, एक विधायक और जिनका वरिष्ठ कद रहा हमेशा से प्रीतम सिंह, जो इस तरह की बात कह रहे हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे, तो इसे कैसे तवज्जो ना दी जाए आखिर? देखिए, मैं बताती हूँ, इसलिए क्योंकि उस बात को जिस तरीके से निर्देश किया गया है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने गुटबाजी करी है, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो अगर उन्होंने अपना पक्ष रखा है तो यही तो कहा है कि भाई मेरे ऊपर अगर लगा रहा है कोई, और ऐसा तो नहीं है कि प्रभारी जी ने कोई ऐसी बात कही है ओपनली। तो कहीं ना कहीं से कुछ सूत्रों के माध्यम से ये बातें आ रही है, इस वजह से उन्होंने ये बात कही है। एक बात और ऐड करी थी उन्होंने इस्तीफा देने के बाद, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास विकल्प है। जी देखिए, ये विकल्प वाली बात मैंने सुनी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक प्रीतम सिंह जी की बात है, उनको मैं जानती हूँ, तो ये जरूर कहूंगी कि भाई वो एक सच्चे कांग्रेस के सिपाही है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो विकल्प तलाश रहे। और देखिए सुजाता जी, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष चुना गया आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष चुना गया, तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह उसी दरमियान सीएम धामी से मुलाकात भी कर रहे थे। जी, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये बात तो उन्होंने साफ ही कर दी कि उनको टाइम नहीं दिया गया था इस समय का, रात का समय था जब उन्होंने टाइम दिया था, इसलिए वो उसको चेंज तो कर नहीं सकते थे।
लेकिन आपको बखूबी याद होगा कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने रहे, और सिर्फ हरीश रावत और प्रीतम सिंह ही नहीं, कई कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेता रहे जिनमें गुटबाजी देखी गई और सीधे तौर पर सामने ही देखी गई है। देखिए, जब कोई हार जाता है तो ये बातें बहुत बड़ी हो जाती है, और अगर जीत जाता है तो ये बातें कोई मायने नहीं रखती। तो अगर आप हमारे विपक्षी दल को देखें तो वहाँ पे गुटबाजी देखने को मिली। हमारे यहाँ कहाँ थी? हमारे यहाँ कौन बयान दे रहा था एक दूसरे के खिलाफ? एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं कह रहा था। जो भी कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा था, चाहे हरीश रावत जी को ले लीजिए, चाहे किसी और नेता को ले लीजिए, तो वो अपनी जो भी उनकी समस्या उनको लग रहा था कि उसको वो फेस कर रहे हैं, उस बात को कह रहा था। तो कहीं पे भी गुटबाजी हमारी पार्टी में नहीं दिखाई दिया था। आपका ये जो आप बात कह रही है, इस बात को मैं इसीलिए तरह से नकारती हूँ। ठीक है, सुभाष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता सुभाष बरथवाल जी। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सुजाता जी की आपने सारी बातें सुनी, उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया कि जो कुछ हो रहा था वो दूसरी पार्टी में हो रहा था, उनके सामने वाली पार्टी में हो रहा था, जितनी भी गुटबाजियां हो रही थी। नहीं, देखिए, आप प्रीतम सिंह जी वाला जैसे आप इस समय चर्चा कर रही हैं, तो मैं उसी पर केंद्रित रहूंगा। और हमारा कहना ये है कि देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, वो उनके भी मुख्यमंत्री हैं पूरे प्रदेश के, और यदि उनके मन में कुछ ऐसा है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में जो है सहयोगी बनना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव स्वागत किया है अच्छे सच्चे, और जो जिनका अपना प्रभाव रहा है समाज में, जिनका काम रहा है ऐसे लोगों का, और प्रीतम सिंह जी को हम इसी रूप में देखते हैं अच्छे नेता के रूप में। तो मैं समझता हूँ कि यदि उनके मन में कोई बात होगी, कोई बात हुई होगी, तो स्वाभाविक तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो ऐसे लोगों के लिए जो है स्थान रखती है, ताकि जो है समाज का और प्रदेश का भला हो सके। बाकी तो कुल मिलाकर जो है आगे जो कदम बढ़ाना है, या अगर इस संदर्भ में कोई निर्णय करना है, हमारे दल के साथ जो है संबंध जो है जोड़ना है, तो वो उन्हीं का निर्णय है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं कह ही रहा हूँ बार बार की जो है अच्छे लोगों के लिए स्वागत का जो है वातावरण हमारे यहाँ रहता है। ठीक है सुजाता जी, अच्छे लोगों के स्वागत के लिए वातावरण हमेशा रहता है बीजेपी में। अगर प्रीतम सिंह वाकई में दल बदल लेते हैं तो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये सारे कयास हैं और भारतीय जनता पार्टी के होते हुए ये कयास लगाए भी जाने चाहिए, लेकिन जहाँ तक प्रीतम सिंह जी की बात है तो मैं जानती हूँ उनको, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। कितनी भी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल चर्चा आपने सुनी दोनों ही पार्टी के नेताओं की। हालांकि बहुत कुछ हो रहा है उत्तराखंड में, लेकिन खास तौर पर जब बात आती है कांग्रेस पार्टी की, तो प्रदेश में इस बार कुछ कमजोर दिखाई दी, और ये बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो गुटबाजी हमेशा से ही होती रही है, हार का जो नतीजा देखने को मिला है वो यही बड़ी वजह है। देखिए, प्रीतम सिंह जी ने क्या बयान दिया मुझे आप मिला है, मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं उसमें कुछ बयान नहीं दूंगा। लेकिन प्रीतम सिंह जी 6 बार के विधायक हैं, गुलाब सिंह सेहरा जी के बेटे हैं, और बहुत पुराने समय से कांग्रेस को सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं और मेरे बड़े भाई के रूप में भी हैं। तो अभी क्योंकि ताज़ा ये चीज़ें अभी हैं, रिएक्शंस आएंगे, और उनके मेरे को लगता नहीं उन्होंने कुछ कहा होगा, उनके हो सकता है उनके जो फॉलोअर्स हैं उनने कुछ बात कही हो। तो लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, कहने का अधिकार भी है हमको, क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूँ। प्रीतम सिंह जी के संग, गणेश गोदियाल जी के संग और सीनियर्स के संग मुझे विधायक रहने का मौका मिला, और सबका मैं प्यारा भी हूँ, मुझे प्रेम भी सब लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सबको एक साथ ले पाऊंगा, और मेरी वजह से, मेरे को देखते हुए पार्टी के संग कोई चीज़ गलत नहीं होने दी जाएगी। देखिए, मैं पहले तो बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय संगठन के जो है हमारे महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि कांग्रेस जो है हमारी गुटबंदी की वजह से हारी, और निश्चित रूप से मेरा कहना है ये इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर कहीं पर भी मैं दोषी पाया जाऊं
फिर मुझे विधायक रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं विधायक से भी त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूँ। पिछले 5 सालों में आपकी तरफ मैंने कोई एक बयान बता दें जिस बयान के आधार पर ये बात कही जा रही कि गुटिये क्या नाम जो गुटीबाजी हुई उसको ये आदमी अगर एक तरफा जो है बयानबाजी कर रहा है तो वही। हाँ, मेरा कसूर इतना जरूर है कि मैंने उत्तराखंड राज्य के अंदर जब मैं अध्यक्ष बना तो सोनिया जी, राहुल गांधी जी की कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया है। और अगर भाई इसको गुटिये बंदी कही जाती है, गुटबाजी कहा जाता है, तो ये तो मेरा कसूर है। लेकिन मैंने तो कभी सार्वजनिक रूप से कभी कुछ बात सामने कही। चुनाव में भी मैं कह सकता हूँ कि बताएं, वो साक्ष्य प्रस्तुत करें कि भाई जिसमें हमने अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में काम किया हो। सिर्फ ये कह देने से बात नहीं बनने वाली कि साहब गुटबंदी के सहारे कौन गुटबंदी कर रहा था, ये जो है साफ होना चाहिए। में क्या करेंगे आप? देखिए, मेरे पास क्या विकल्प, मुझे तो चक्रोता के लोगों ने विधायक बना करके भेजा है, मैं विधायक के रूप में काम करूंगा। मेरे पास तो विकल्प है। लेकिन जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रभारी ये कहे कि गुटबंदी की वजह से कांग्रेस हारी और गुटबंदी का आरोप मुझ पर लगे, तो मेरे लिए असहनीय है। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करना चाहता हूँ, इसकी जांच कराएं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, मैं तो कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुन करके विधायक आया हूँ, तो मैं विधायक से भी मुझे त्याग पत्र देना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व को किसने ट्वीट किया, किसने इस बात को कहा, उसको अब राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा। मेरा जो विषय था कि कैसे हमारे राज्य कर विभाग द्वारा राजस्व हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी तक की क्या स्थिति है, आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो स्टेट है इसके राजस्व को बढ़ाने के लिए फोकस भी है, दिमाग में ये भी है कि जो हमारे प्रदेश के अंदर कितने व्यापारी हैं, वो किस तरह से उनका बिजनेस से हमें क्या क्या किस तरह से हमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, ये सारे आंकड़े आज उठाए गए विभाग के द्वारा। और मैंने एक ही बात कही है कि किस तरह से हम लोग चार हमारे जो रीजन है उसमें कौन से रीजन में हमारी स्थिति क्या है। देहरादून रीजन है, हरिद्वार रीजन है और रुद्रपुर रीजन है, फिर हल्द्वानी रीजन है। तो उन सभी रीजन में हमारा आज तक की स्थिति को देखते हैं आगे वहाँ पे हम रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ व्यापारियों का उत्पीड़न भी ना हो, व्यापारियों से हमारा लगातार संवाद होना चाहिए, उनका उत्पीड़न भी ना हो। और जो बड़े ऐसे जो लोग हैं जो टैक्स चोरी के लिए लगातार अपने सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर भी हमने कहा है कि उसको चिन्हित किया जाए, उनको मार्किंग की जाए और उनको कैसे हम लोग उनसे रेवेन्यू ले सकते हैं उसके लिए हम लोग कोशिश करें। और आपको जानकारी होगी कि अभी हमारे यहाँ हरिद्वार से एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जिन्होंने 11 करोड़ की चोरी का जानकारी मिली और उसको अरेस्ट किया गया। ये हमारे उत्तराखंड का पहला केस अभी तक का हमारा ये रहा। तो हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि व्यापारी का उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो टैक्स चोरी वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके उनसे कैसे हम लोग टैक्स ले सकते हैं, ये बिल्कुल इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से अभी तक हमें कोई रेवेन्यू या तो मिला नहीं और मिल रहा तो बहुत थोड़ा मिल रहा है, वहाँ से हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है, ये उनको भी मैंने आज कहा है। और जिस प्रकार से आज अधिकारी जो मैं जानकारियाँ चाह रहा था उस तरह से वो शायद तैयार होकर नहीं आए, तो उनको थोड़ा सा मैंने आज बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि पूरी तैयारी के साथ बैठक में आना चाहिए। क्योंकि टैक्स विभाग है तो उसमें अनुमान नहीं चलेगा, उसमें सीधा सीधा आपको सही जानकारी सही आंकड़े देने होंगे, वो मैंने कहा है। और उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे इसका परिणाम।
उधर रेशम विभाग की ओर से जारी तबादला आदेश का पालन न करने पर निरीक्षक सुभाष डंडरियाल को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही मामले की जांच उप निदेशक प्रदीप कुमार को सौंपी गई है और इस संबंध में निदेशक रेशम एसके यादव ने आदेश जारी किए हैं। 21 जनवरी 2022 को रेशम निरीक्षक सुभाष डंडरियाल का तबादला देहरादून के राजकीय रेशम फार्म नया गांव से राजकीय रेशम फार्म गुवानी जिला पिथौरागढ़ किया गया, लेकिन निरीक्षक ने नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। विभागीय आदेशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।